हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट क्लासेस मींस बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास इंक्लूडेड है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और हमें इस पर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फॉर्म होती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें हम जब लाइट डालते हैं तो उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब हो जाती है। जहाँ पे एब्जॉर्बेंस हुआ उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक पीक दिखती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैटेगरी में ये फॉल करती है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाने से पहले हम थोड़ा सा मैं तुम्हें बैकग्राउंड बता देती हूँ। इससे पहले हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वहाँ पे ये कहाँ लाई करती है। सबसे ज़्यादा जो सनलाइट होती है उसमें हमारे पास जो एनर्जी होती है, तीन रेडिएशंस होती हैं, यूवी, विजिबल एंड आईआर। यूवी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर विजिबल आता है, देन आईआर। आईआर की एनर्जी उसमें सबसे कम है। यूवी और आईआर में कई बार हमें सुनने को मिलता है नियर यूवी, फार यूवी, नियर आईआर, फार आईआर। तो नियर और फार वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वो किस सेंस में यूज़ होते हैं, तो इनका एनर्जी या वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। जो नियर वर्ड यूज़ होता है वो विजिबल रीजन के विद रिस्पेक्ट टू यूज़ किया जाता है। आईआर रेडिएशंस का जो रीजन विजिबल के एडजेसेंट होता है उसी को हम नियर आईआर कहते हैं। सिमिलरली विजिबल का जो रीजन यूवी का जो रीजन विजिबल के पास होता है उसी को हम नियर यूवी कहते हैं। जो इनका दूर वाला पार्ट होता है उसी को हम फार आईआर और फार यूवी कह देते हैं। बीच वाले पार्ट को हम इनको कह देते हैं मिडल। सो दिस इज़ नियर आईआर, दिस इज़ नियर यूवी, क्योंकि ये विजिबल के एडजेसेंट है। और दूर वाले जो पार्ट है वो फार यूवी एंड फार आईआर। देन जो आईआर रीजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। आईआर रीजन अगर वेवलेंथ की टर्म्स में बात करें तो 0.8 से 200 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। यूनिट्स का यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ही माइक्रोमीटर जो हमने वेवलेंथ के लिए यूज़ किया बहुत ही छोटी यूनिट है। अगर वेव नंबर की टर्म्स में हम इसकी बात करते हैं तो ये पड़ता है हमारा 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। अब जो वेव नंबर है हमारा होता क्या है, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। जैसे कि ये 0.8 था वेवलेंथ, माइक्रोमीटर में था ये, इसको हमें वेव नंबर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट हमें क्या कर दिया, हमने 1/0.8 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में था और रिजल्ट मेरा किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होंगे, तो डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 था ये। लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आई तो ये पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये समझ आ गया 10⁻4 का फैक्टर कहाँ से आया। तो यहाँ से मैंने 0.8 माइक्रोमीटर जो वेवलेंथ था उसको वेव नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और वेव नंबर कितना आ गया हमारे पास, 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से जो 200 माइक्रोमीटर था ये वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद फिर दोबारा से हम बात करते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया आईआर का जो रीजन होता है वो 0.8 से 200 माइक्रोमीटर के बीच होता है। तो नियर कहाँ से कहाँ तक है, मिडल कहाँ से कहाँ तक है, और फार कहाँ से कहाँ तक है। अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करते हैं 0.8 से 2.5 के बीच में नियर है, नियर आईआर रीजन। 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर के बीच में मिडल आईआर रीजन है, और जो 25 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर के बीच में है वो फार आईआर रीजन है। इसी को वेव नंबर के टर्म्स में हम इस तरीके से बता सकते हैं। जो वेवलेंथ जितनी छोटी है, जैसे यहाँ पे 0.8 माइक्रोमीटर है, तो वेव नंबर उतना बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर वेवलेंथ बड़ी हो गई तो वेव नंबर छोटा हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। जो हमारा नियर जो आईआर था वो 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में था, तो वेव नंबर के टर्म्स में 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है। मिडल रीजन 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स, और फार आईआर जो है वो 400 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है। इस तरीके से हमारे ये तीनों रीज़न हैं आईआर के। इसके बाद आते हैं जो हम एब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमने पढ़ी थी तो हमारा
मोस्ट ऑफ द फोकस जो था वो अनसेचुरेशन पे था, कंजुगेशन पे था, कि हमारे पास पाई बॉन्ड कहाँ पे है, कंजुगेशन कहाँ पे है। जितनी ज़्यादा कंजुगेशन थी उतना हमारा एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग था, विजिबल रीजन में शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे हमारा फोकस बॉन्ड से है, कोई भी बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड्स, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पाई से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, वेदर सिग्मा और पाई, व्हाटसोएवर इट इज़। अगर हमारे पास कोई भी बॉन्ड है तो हमें ये देखना है कि वो बॉन्ड कितने पे एब्जॉर्ब करेगा। बॉन्ड एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, तो जितने भी बॉन्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स की, वो मिडल आईआर रीजन में फॉल करती है। जो कमर्शियल आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आते हैं मोस्टली वो 667 सेंटीमीटर वर्स से 4000 सेंटीमीटर वर्स के बीच में आते हैं। अगर वेवलेंथ की टर्म्स में इनकी बात करूं तो 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के बीच में आते हैं। यहाँ पे हमने देखा था जो मिडल आईआर का रीजन था वो 2.5 से 25 माइक्रोमीटर था, लेकिन जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आएंगे वो 2.5 से 15 तक ही आएंगे। यही रेंज है जो हमें पढ़नी है, जहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। फाइन, जो इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्प्शन को मेज़र करने के काम आता है उसी को हम कह देते हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मीटर मीन्स टू मेजर। इसके बाद यहाँ से ये कॉरलेशन मैंने तुम्हें दिखाया कि हम वेव नंबर की टर्म्स में क्यों पढ़ते हैं, सीधा वेवलेंथ क्यों हम एक नई टर्म ले आए कन्फ्यूजन के लिए। वेवलेंथ को ही हमने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। न्यू जो होता है अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो मैं हमेशा याद करने के लिए बोलती हूँ। वेलोसिटी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगी तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, c बाई लैम्डा। इस c बाई लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, h c बाई लैम्डा। तो यहाँ से E क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और यहाँ से क्या आ गया, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो क्योंकि जो वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, इसलिए हम जितने भी एब्जॉर्प्शंस पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो सब वेव नंबर की टर्म्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हमारे पास कोई भी जब कंपाउंड होगा तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, ये E0 है, ये E1 है, ये E2 है। इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे। जब हमारा अब जो आईआर इस एक्सिस पे हमारी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, वाइब्रेशनल्स के बीच में कम है। जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो और भी कम होगा इस तरीके से। ये जो मैंने येलो से दिखाए ये वाले आप क्या समझ सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो जब हम बात करते हैं किसी भी आईआर लाइट डालते हैं तो आईआर लाइट की जो एनर्जी होती है वो किससे मैच करती है, वाइब्रेशनल एनर्जी गैप से मैच करती है। जब भी मैं कोई लाइट डालूंगी तो बॉन्ड को अगर इस एनर्जी गैप के बराबर उस रे ऑफ लाइट से एनर्जी मिल गई, एब्जॉर्प्शन कब होगा, एब्जॉर्प्शन जब ही होगा जब उस जो हमने लाइट डाली उसकी एनर्जी इस गैप के साथ मैच कर रही है। अगर इस गैप के साथ एनर्जी मैच कर रही है तो पहले उस बॉन्ड का वाइब्रेशनल लेवल ये था, अब उसका वाइब्रेशनल लेवल ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के बाद। अगर और ज़्यादा एनर्जी की लाइट है तो यहाँ से यहाँ पे भी वाइब्रेशन जा सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ी कम इतनी एनर्जी की लाइट डाली तो भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो नहीं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन वहाँ पे नहीं होगा। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब ही होगा जब उस रे ऑफ लाइट की एनर्जी इस वाइब्रेशनल गैप के साथ मैच करेगी, जब भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स बिना लाइट डाले भी अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही उनके ऊपर हम कोई रे ऑफ लाइट डालते हैं
तो उस रे ऑफ लाइट की अगर एनर्जी उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी गैप के साथ मैच कर गई तो वो रे ऑफ लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बढ़ गया। अगर उसका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बढ़ गया तो वहाँ पे मानेंगे हमारे पास क्या हो गया, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो गया। अगर हमारे पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो गया इस तरीके से, तो ट्रांजिशंस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब है ऐसा नहीं है कितनी भी लाइट डालो ट्रांजिशन हो जाएगा, पर्टिकुलर गैप्स के बाद ही वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। उतनी एनर्जी डालोगे तो ही तुम्हारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। डबल डाल दोगे तो उस लेवल से नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ ही लाइट एब्जॉर्ब होती है जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली मैच करेगी। अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन और होती है यहाँ पे, जो हम सिलेक्शन रूल्स में पढ़ेंगे। वो क्या होती है कि जो वही बॉन्ड्स लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे जिनके पास चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा, जिनका डाइपोल मोमेंट फिक्स्ड है, डाइपोल मोमेंट बराबर है, वहाँ पे एब्जॉर्ब। डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा तो ही लाइट एब्जॉर्ब होगी, अदरवाइज लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस तरीके से जब कोई भी लाइट, अगर वेव नंबर की टर्म्स में हम बात करते हैं हमारे पास, तो ये बन जाता है 1/2πc। यहाँ पे वेलोसिटी और आ जाती है। देखो हमें पता है, मैंने पहले भी बताया था इसी वीडियो में, c = न्यू लैम्डा होता है, और जो लैम्डा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, c/न्यू। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ दोनों साइड तो 1/λ विल बी इक्वल टू ν/c। अगर इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड c से डिवाइड कर दूँ तो इधर हो जाएगा ν/c, इधर हो जाएगा 1/2πc। ν/c की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/λ, और 1/ जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, वेव नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वेव नंबर। तो उस लॉ को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी बता सकते हैं। और ये हमें क्या करती है, किसी भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कोई भी है वो कितनी वेव नंबर पे हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, उसका पता लगाने में हमारी मदद करती है। c यहाँ पे होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास। 1/μ कैसे निकाला जाता है, इट्स 1/m1 + 1/m2। तो ये हम डिनोमिनेटर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास म्यू विल बी इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m2 + m1। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। हमें एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है 5 × 10⁵ मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, ये वाला। तो हमें इसका क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है जहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा। तो हम वेव नंबर निकालना है तो 1/2πc √k/μ फार्मूला लगाया। फोर्स कांस्टेंट डाइन पर सेंटीमीटर है, CGS यूनिट है। वेलोसिटी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको सेंटीमीटर में ले गए क्योंकि ये जो फोर्स कांस्टेंट था ये CGS में था, ये CGS में कर लिया हमने। म्यू का फार्मूला है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, 12 × 12 बटा 12 + 12। अब ये जो रिड्यूस्ड मास है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का है। एक एटम का निकालने के लिए हमें इसको एवोगैड्रो नंबर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो जब हम इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास आएगा वो ग्राम पर एटम का आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया रिड्यूस्ड मास। सभी वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में रख दिया तो ये हमारे पास आ गया वेव नंबर। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वाइब्रेशंस।